हेलो स्टूडेंट्स। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 के जो विज्ञान विषय के मॉडल प्रश्न पत्र हैं, हल सहित हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। इससे पहले हम 2 पेपर उपलब्ध करवा चुके हैं। ये तीसरा मॉडल पेपर है जिसको हम आपके सामने हल करके बताएंगे। इससे आप अपना आकलन कर सकते हैं कितने तैयारी के साथ आप उतरे हैं मैदान में। साथ ही हम आपको ये बता दें कि ये जो पेपर है ये नए पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार किए गए हैं। इन प्रश्नों में से परीक्षा में आने की संभावना बनती है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे कि प्रत्येक प्रश्न है वो आपको सही ढंग से समझ में आए। साथ ही जो 2 पेपर हैं, फर्स्ट और सेकंड, उनका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दिया है, चाहे तो आप वो भी देख सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं पेपर की। यहाँ जो दिशा निर्देश हैं वो पहले 2 पेपरों के हिसाब से है। टोटल 25 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। पूर्णांक आपका 80 नंबर का है। 2 घंटे 30 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले प्रश्न में, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। तो यहाँ पर प्रतिजैविक का जो उदाहरण है वो आपके सामने स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा। ये एक प्रतिजैविक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको पीट पीट कर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो चादरों में पीट परिवर्तित करने का जो मुख्य गुण है वो धातुओं का होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ फास्फोरस, ऑक्सीजन और सल्फर सारी की सारी धातु है। यहाँ जिंक जो है वो धातु है, तो इसकी पीट पीट कर चादर बनाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन के उदाहरण यहाँ कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और प्राकृतिक गैस भी है। तो ये सारे के सारे उपयुक्त सभी इसमें आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, आंतरिक निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन के लिए मादा के शरीर में, दूसरा मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर। तो यहाँ मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन। जो मुख्य रूप से स्तनधारी है, मनुष्य है, उनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ, 4 बच्चों को लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने को कहा गया है। तो इसकी सबसे सही व्यवस्था जो है वो कौन सी है। तो यहाँ हमको देखना है लोटनिक, स्थैतिक और सर्पी, इन तीनों में सबसे घटते क्रम में लिखना है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जिसमें घर्षण बल लगेगा वो हमको लिखना है। तो यहाँ हम देखिए, लोटनिक में सबसे कम लगेगा, उसके बाद में सर्पी में, और फिर स्थैतिक में। जो ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ है, संचरित ध्वनि संचरित हो सकती है। तो ध्वनि संचरित होने के लिए ठोस, द्रव्य और गैसों तीनों में ही यहाँ हो सकती है। अगला प्रश्न है यहाँ 7वां, 2 द्रव्यों ए और बी के विद्युत चालक की जांच करने के लिए एक संपरिचित्र का प्रयोग किया गया। यह देखा गया कि एक संपरिचित्र का जो बल्ब है ए, द्रव्य ए के लिए चमकीला दीप्त हुआ, जबकि बी के लिए क्षीण हुआ। तो यहाँ जो चालकता के संदर्भ में ये प्रयोग करते हैं, तो जहाँ पर बल्ब चमकीला होता है इसका मतलब वो चालक ज़्यादा है, और जहाँ बल्ब क्षीण दीप्त होता है, कम चमकीला होता है, वहाँ वो चालक कम है। तो यहाँ बी के लिए तो कम है और ए के लिए ज़्यादा है। तो ऑप्शन हम देख लेंगे। ऑप्शन दे रखा है कुछ ऐसे, द्रव्य ए बी से ज़्यादा चालक है, द्रव्य बी ए से ज़्यादा चालक है, दोनों द्रव्यों की चालकता समान है। तो यहाँ जो ए का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किसे घर्षण के द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पर घर्षण के द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक का पैमाना, तांबे की छड़, फूला हुआ गुब्बारा और ऊनी वस्त्र। तो यहाँ जो ऑप्शन आ जाएगा सही, वो प्लास्टिक का पैमाना, तांबे की छड़, फूला हुआ गुब्बारा। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा इसका तांबे की छड़। यहाँ देखिए जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, प्लास्टिक का गुब्बारा, फूला हुआ गुब्बारा और ऊनी वस्त्र, तीनों आवेश अर्जित कर सकते हैं, लेकिन तांबे की छड़ आवेश अर्जित नहीं कर सकती, सुचालक जरूर होती है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज न हो। अगला जो प्रश्न यहाँ है, सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह है। तो जो प्लूटो है वो सबसे अधिक ज़्यादा दूरी पर है। तो यहाँ हम प्लूटो, उसके बाद में एक ही स्थान पर बड़ी मात्रा में जो पौधे उगाए जाते हैं उसको हम बोल देते हैं फसल। संश्लेषित रेशे, उनको दो नाम क्या दिए गए हैं? पहला तो है मानव निर्मित और दूसरा है कृत्रिम। दो नाम इनके हैं, मानव निर्मित और कृत्रिम रेशे। अगला प्रश्न यहाँ है, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो यहाँ इसके पीछे कारण है कि जो इनकी क्रियाशीलता है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सूक्ष्म जीवों के मुख्य 4 वर्ग जो यहाँ है वो मुख्य रूप से जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और शैवाल। जो अब तक के स्तर, आप कक्षा 8 तक का जो लेवल है उसके हिसाब से 4 ये वर्ग हैं। अगला प्रश्न यहाँ है, रेड डाटा बुक क्या है? तो रेड डाटा बुक एक ऐसी पुस्तक है जिसमें जो संकटापन्न जंतु है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो रेड डाटा बुक है वो क्या होती है। तो ये वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, संकटापन्न जो स्पीसीज है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों और जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक होती है। रेड डाटा बुक के लिए आप ये सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ परिभाषा देनी थी रेड डाटा बुक क्या है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, कायांतरण किसे कहते हैं? तो कायांतरण के लिए हम आपको जो परिभाषा है इसकी वो बता रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो शिशु से वयस्क का निर्माण होता है उसमें मेंढक का उदाहरण हमने लिया था। तो मेंढक का उदाहरण लिया था, उसमें जो टेडपोल है वो रूपांतरित होकर वयस्क में बदलता है, आप जानते हैं। और वयस्क है, छलांग लगा सकता है, तैर सकता है। तो ये जो परिवर्तन है उसके विशेष परिवर्तन जिसके साथ टेडपोल मेंढक में बदलता है, ये सारे के सारे कायांतरण के अंतर्गत आते हैं। जो हमारा लार्वा होता है उससे वयस्क में रूपांतरण होता है, ये कायांतरण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है हमारा, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन कर सकता है? यदि नहीं तो इसको चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल साधारण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि जो शुद्ध जल होता है, आश्रित जल जिसको हम बोलते हैं, आश्रित जल, ये है विद्युत का कुचालक, मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इसको चालक बनाने के लिए हमको इसमें आयन डालने पड़ेंगे। हम कोई भी
लवण डाल सकते हैं, जैसे नमक है, तो उससे इसमें प्लस और माइनस जो आयन है, प्लस और माइनस आयन, उनका निर्माण हो जाएगा और वो विद्युत का चालक बन जाएगा। अगला जो प्रश्न है, तड़ित से अपनी सुरक्षा के कोई 3 उपाय बताने हैं। तो तड़ित से सुरक्षा के 3 उपाय हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, तड़ित से सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं। तो घर के यदि भीतर हो, घर के यदि बाहर हो, तो दोनों कंडीशन में कर सकते हैं। क्या करें और क्या नहीं करें। तो यदि बाहर खुले मैदान में हो तो मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, मशीनें हैं, ये तो सुरक्षित नहीं होती। ऊंचे वृक्ष, पार्क आदि के पास भी हमको नहीं जाना चाहिए। वन में है तो छोटे वृक्ष के बीच में शरण हमको लेनी चाहिए। और खुले क्षेत्र में है तो ऐसा, खुले क्षेत्र में कोई शरण स्थली नहीं है, वृक्षों से काफ़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए। उसके बाद में यदि हम घर के भीतर हैं तो घर के भीतर ये जो टेलीफोन वगैरह के जो वायर होते हैं, ये करंट पैदा कर सकते हैं। ऊपर से जो करंट आएगा वो इसमें आ सकता है, इसलिए इनसे हम दूर रहना है। तड़ित झंझा के समय इनको हमको नहीं छूना है। फ़ोन का उपयोग है वो सुरक्षित नहीं है, तार वाले फ़ोन का। और वायरलेस फ़ोन को हम काम में ले सकते हैं। बहते जल के संपर्क में भी नहीं रहना है, स्नान से बचना है तड़ित झंझा के समय। कंप्यूटर, टीवी, सारे के सारे जो उपकरण हैं उनको हमको निकाल देना है, जो प्लग है उनसे, नहीं तो इनके शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सारे के सारे उपाय हम कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ हमारा, तारों के बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष में क्यों व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर हमको कुछ आइडियाज़ लगाने होंगे कि जो तारों के बीच की दूरियां हैं, ऐसे तो है नहीं मीटर में नाप दी, बहुत ज़्यादा दूरियां होती है, इसलिए इनको प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं। प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है और ये बहुत ही ज़्यादा लंबी जो दूरियां हैं उनको नापने में काम आता है। एक वर्ष में जो प्रकाश है वो जो दूरी तय करता है उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये आप इसमें लिख सकते हैं। मेन जो कारण है इसका वो तो ये है कि लंबी दूरियां होती है, इसलिए हम इनको मीटर में नहीं नाप सकते। अगला जो प्रश्न है हमारा कि पौधों पर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन करो। तो यहाँ ये थोड़ा सा मिसप्रिंट में मुझे लगता है, पौधों पर प्रभाव नहीं, पौधा घर प्रभाव होना चाहिए। तो हम यहाँ आपको पौधा घर प्रभाव बता रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो सूर्य की किरणें हैं वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी को डायरेक्ट गर्म कर देती है और पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य के विकिरण का कुछ भाग अवशोषित होकर परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाता है तथा परावर्तित विकिरणों का कुछ भाग रुक जाता है। ये रुका हुआ जो भाग है ये गर्म कर देता है पृथ्वी को। तो यदि आपने जो एक नर्सरी देखी होगी उसमें एक घर बनाया जाता है जिसमें जो प्रकाश है, ये मान लेते हैं घर है, इसमें क्या होता है कि जो लाइट है वो आने की व्यवस्था तो होती है, टेम्परेचर वाली जो लाइट है, और वापस जो निकलने की संभावना इसमें नहीं होती। तो इसका मतलब यहाँ का तापमान बढ़ जाएगा। सेम टू सेम ऐसी कंडीशन पौधागर प्रभाव में होती है। जो हमारी पृथ्वी है वो कुछ इस प्रकार की होती है। यहाँ पर जो सूर्य से आने वाली गर्मी है वो अंदर आ तो जाती है, लेकिन कुछ लेयर बन जाती है विभिन्न प्रकार की ग्रीन हाउस गैसों के कारण। तो इससे कि वो पूरी की पूरी ऊर्जा बाहर नहीं जा पाती और इसका तापमान बढ़ जाता है। इसे ही हम पौधागर प्रभाव कहते हैं। यहाँ मुख्य रूप से जो CO2 है वो हमारी प्रमुख गैस है, जो कि
पृथ्वी को गर्म करने का काम करती है। इससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है वो बढ़ गया है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए कि व खाद उर्वरक खाद से किस प्रकार से भिन्न है। तो यहाँ हम आपको 4 अंतर बताएंगे मुख्य रूप से उर्वरक और खाद में। जैसा कि आप इस स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, सारणी 1.1 में उर्वरक और खाद में अंतर दिखा रखा है। एक कॉलम में हम उर्वरक लिख लेंगे, दूसरे कॉलम में हम खाद लिख लेंगे। तो सबसे पहले उर्वरक एक अकार्बनिक पदार्थ है, लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट, पौधों के अवशेष आदि से बनाया जाता है। पहला अंतर ये हो गया। दूसरा है, उर्वरक का जो उत्पादन है वो फैक्ट्री में होता है, खेत हम खाद में बना सकते हैं। तीसरा बात है कि जो उर्वरक है उसमें ह्यूमस की जो मात्रा है वो नहीं होती है, और यहाँ खाद में ह्यूमस की मात्रा पर्याप्त होती है, जिससे कि फसल को है वो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसी के कारण ये बेटर देन उर्वरक होती है। उसके बाद में उर्वरक में जो पोषक तत्व हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, वो पर्याप्त मात्रा में होते हैं, लेकिन खाद में ये तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो ये मुख्य रूप से 4 अंतर हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ हमारा है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मेन रूप से जो प्लास्टिक है वो 2 प्रकार की होती है, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। दोनों में अंतर हम आपको यहाँ शो कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम थर्मोप्लास्टिक की बात करेंगे। तो थर्मोप्लास्टिक जो है हमारी, वो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाती है और सरलतापूर्वक मुड़ जाती है, किसी भी आकार में ढल जाती है। इसमें मुख्य रूप से पॉलीथीन और PVC प्लास्टिक है। इसका निर्माण खिलौने, कंगियाँ और विभिन्न प्रकार के बड़े पात्र बनाने में किया जाता है। उसके बाद में जो दूसरी टाइप की प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग, तो ये प्लास्टिक ऐसी होती है जिसको एक बार किसी सांचे में यदि डाल दिया गया है तो उसके बाद में इनको गर्म नहीं कर सकते, दूसरे ढांचे में हम नहीं डाल सकते। बेकेलाइट और मेलामाइन इस प्रकार की पदार्थ है, प्लास्टिक है। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होने के कारण जो बिजली के स्विच है, बर्तन हैं, ये सारे के सारे बनाने में काम आता है। मेलामाइन जो पदार्थ है, प्लास्टिक है, वो आग के रूप से प्रतिरोधक होता है, आग उसमें नहीं पकड़ती है। तो जो रसोई घर के जो बर्तन हैं वो मुख्य रूप से इससे बनाए जाते हैं। ये आप यहाँ देख पा रहे हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से जो बनी हुई वस्तुएं हैं, इनका उदाहरण आप दोगे, और थर्मोप्लास्टिक से बनी हुई जो वस्तुएं हैं उनका उदाहरण आप दे दोगे। तो ये प्लास्टिक के 2 प्रकार हैं। अगला प्रश्न यहाँ है, वर्णन कीजिए कि मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है। तो ये प्रोसेस होती है कार्बनीकरण की। कार्बनीकरण की प्रोसेस निम्न प्रकार से संपन्न होती है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो कोयले की कहानी है उसी में हम नीचे चलते हैं कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने जो वन थे, बाढ़ और प्राकृतिक जो प्रक्रम हैं उनके कारण नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वो संपीड़ित हो गए। यहाँ संपीड़ित का अर्थ होता है कि उनके अंदर की जो हवा है वो निकल गई, और जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका तापमान भी बढ़ता गया। उच्च ताप और उच्च दाब, यहाँ 2 कंडीशन है। ताप उच्च, ताप को हम पी से लिख देते हैं, सॉरी दाब को हम पी से लिखते हैं, ताप को टी से लिखते हैं, तो ताप भी उच्च होना चाहिए। इसी कंडीशन में ये मुख्य कंडीशन है कि जो पेड़ पौधे हैं वो सारे के सारे किस में परिवर्तित हो गए, कोयले में। और ये प्रक्रम धीरे धीरे चलता रहा। तो वनस्पति जो मृत वनस्पति है, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को ही कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है।
अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। सारे का सारा जो जीवाश्म ईंधन है इसी प्रकार से बनता है। अगला जो यहाँ प्रश्न है, फैक्ट्रियों और आवास की मांग की आपूर्ति हेतु जो वनों की अनवरत कटाई हो रही है, क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत है? इस पर चर्चा करके एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम आपको एक बात क्लियर कर देते हैं कि इन योजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई है वो न्याय संगत नहीं है। गवर्नमेंट को एक अलग ऑप्शन के तहत ये कार्य करना चाहिए। और हम आपको बताते हैं कि जितनी तेजी से जंगल कट रहे हैं उतनी तेजी से ही जो वन्य जीव जंतु हैं उनकी प्रजातियां भी विलुप्त हो रही है, जिसके कारण जो वर्षा है, वर्षा के जो वन है वो भी खूबसूरत देन है प्रकृति की, लेकिन इस कारण से काटे जा रहे हैं और जंगल के कटने से एक वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, दूसरी तरफ मिट्टी का कटाव भी तेजी से हो रहा है। बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं उनके लिए पेड़ों को काट दिया जाता है, तो उनसे क्या फ़र्क पड़ता है कि पेड़ और पौधों ने वातावरण में जो फैलने वाली विषैली गैसों को रोकने और वातावरण में राख आदि के कण को रोककर पर्यावरण को दूषित होने से बचाया है। आजकल शहरों यहाँ तक कि कस्बों और गाँवों में भी रोज़ नए नए उद्योग लग रहे हैं। उनसे निकलने वाला धुआं विभिन्न प्रकार की विषाक्त गैसों के साथ पर्यावरण में मिलता है और उसको नुकसान पहुंचाता है। तो ये भी एक कारण है। अगला प्रश्न जो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि समझाइए जो जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन क्यों हैं और शुद्ध वायु प्रदूषित वायु में अंतर क्या है। तो यहाँ हम जीवाश्म ईंधन की बात कर लेते हैं। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण मुख्य रूप से जो कि कोयला है वो है, पेट्रोलियम है। तो ये क्या है कि जो पृथ्वी की उथल पुथल होने के कारण से बने थे और अब इनका निर्माण दोबारा संभव नहीं है, तो इसलिए हमको इन्हें विवेकपूर्ण तरीके से काम में लेना चाहिए। यहाँ जो संसाधन है मुख्य रूप से अक्षय प्राकृतिक संसाधन। तो अक्षय प्राकृतिक जो संसाधन है इनमें तो जो मानव क्रियाकलाप है वो कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, इनकी असीमित मात्रा यहाँ उपलब्ध है। उसके बाद में जो समाप्त होने वाले संसाधन हैं इनमें है वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, ये जीवाश्मी साधन है और इनके समाप्त होने की मात्रा, वो समाप्त होने की जो संभावना है वो ज़्यादा है। तो इस कारण से जो जीवाश्म ईंधन है वो जल्दी समाप्त हो जाएंगे, इनका विवेकपूर्ण उपयोग हमको करना चाहिए। उसके बाद का जो प्रश्न है, शुद्ध और प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ हम शुद्ध और प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट करेंगे। शुद्ध वायु को आप समझ सकते हो कि यदि वायु में कोई भी प्रदूषक नहीं मिला हुआ है, जो वायु का जो संगठन है मुख्य रूप से नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मेनली, वो यदि सही है तो प्रदूषित वायु नहीं है। और हम आपको बताते हैं तो जो मानवीय क्रियाकलाप है उनके कारण जो वायुमंडल में धुआं है उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है और अन्य प्रकार के पदार्थ भी वायु में मिल जाते हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण हो जाता है। वायु प्रदूषित कैसे होती है? तो वायु प्रदूषक वे पदार्थ जैसे यहाँ प्राकृतिक स्रोतों से ज्वालामुखी का फटना, वनों में आग लगना, ये सारी की सारी, और मानवीय क्रियाकलापों में जो प्रदूषक है वो स्रोत, फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र, स्वचालित वाहन, निर्वातक, जलावन, लकड़ी, उपलों के जलने से निकला हुआ धुआं, ये सारे के सारे मुख्य कारण है। इनसे जो वायु का जो संगठन है वो बदल जाता है और वायु प्रदूषित हो जाती है। वायु का जो मुख्य प्रदूषक है वो आप परीक्षा में लिखेंगे कि वाहन अधिक मात्रा में
यदि चलेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा धुआं, ये सारा उत्पन्न होगा। ये मुख्य वायु प्रदूषण का कारक है। इससे जो वायु का संगठन है वो बदल जाता है। ये आप देख पा रहे होंगे कि स्वचालित वाहनों से धुआं किस प्रकार से निकलता है, फैक्ट्री से धुआं किस प्रकार निकलता है। तो आप ये चित्र भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ, कोरोना वायरस बीमारी 2019 कोविड-19 क्या है। साथ ही दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है, कोरोना वायरस बीमारी 2019 का संक्रमण किस प्रकार से होता है। तो ये दोनों प्रश्न हम आपको एक तरीके से हल करवा देते हैं। पहला प्रश्न हम आपको दिखा रहे हैं। तो जो कोरोना वायरस है, सामान्य सर्दी से कोविड-19 तक श्वसन संक्रमण का जो कारण है वो ही कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस जो है संक्रमित कर देता है जो हमारा श्वसन मार्ग है उसको। हाल ही के वर्षों में एक अन्य कोरोना वायरस ने भी प्रकोप पैदा किया है, जैसे कि गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम और मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम। लेकिन इस वायरस ने उतने लोगों को प्रभावित नहीं किया है जिसने कोविड-19 को किया था। तो यहाँ कोविड-19 ने ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया था। कोरोना वायरस कई प्रकार के जो विषाणु हैं उनका एक समूह है जो स्तनधारी और पक्षियों में रोग उत्पन्न करता है। यह एक RNA वायरस होता है। इसके कारण मानव में श्वास तंत्र में संक्रमण पैदा हो सकता है, जिसकी गहनता हल्की, जैसे हल्की सर्दी जुकाम है, से लेकर अति गंभीर जैसे मृत्यु तक भी कारण ये बन सकता है। उसके बाद में कोविड-19 से संक्रमित जो व्यक्ति है, जो यदि छींकता है और खांसता है या फिर सांस छोड़ता है तो उसके नाक या मुंह से निकली छोटी छोटी बूंदों में यह रोग दूसरों में फैल सकता है। ये बूंदें उस व्यक्ति के आसपास की दूसरी चीज़ों और सतहों पर भी गिर सकती है। दूसरा व्यक्ति उस सामान को या सतह को संपर्क में आता है तो वो अपने मुंह, नाक या आँख को छूने से भी फैलता है। तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा पेपर है आपका वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें 25% आपको करवाए गए। यदि पेपर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि इसमें से आने की संभावना ज़्यादा है। दूसरी बात, आपको प्रश्नोत्तर किस प्रकार से करने हैं तो उसके लिए भी आप ये हमारा वीडियो अपने साथियों को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो वीडियो है उसको आप पहले केवल एक बार देखें, उसके बाद में प्रश्नोत्तरों को यदि लिखना चाहें तो लिख भी सकते हो। आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।